Hello guys, welcome to my YouTube channel and today we are starting a topic enzyme. So we start the topic. uh, what are the enzymes? सबसे पहले हम enzymes की बात करते हैं. तो what are the enzymes? enzymes की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने NCERT में लिखा हुआ है कि enzymes क्या होते हैं, एक बायो कैटालिस्ट होते हैं. ठीक, तो बायो कैटलिस्ट मीन्स इन केमिस्ट्री वी टॉक अबाउट द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शंस की जो प्रोसेस होते हैं या रेट होती है जो रिएक्शंस की, उसको इंक्रीज भी करते हैं या फिर उसको डिक्रीज़ कर देते हैं. ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं. बट हेयर टर्म बायो भी इसमें ऐड हो चुका है. तो बायो टर्म ऐड होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? बायो मीन्स बायोलॉजिकल जो थिंग्स होती हैं, उन बायोलॉजिकल थिंग्स में जो रिएक्शंस हैं उनको करने के लिए जो भी कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट कहते हैं. नाउ आगे हम अगर बात करें कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें कि माना कोई रिएक्शन हमारी बॉडी में, ठीक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक, ये एक NCERT का एग्जांपल है. इसकी हेल्प से बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है. अगर ये रिएक्शन सिंपल ही आपका केवल बिना कैटलिस्ट के हेल्प से अगर ये रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में 200 मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक, अगर हम इसमें कोई बायो कैटलिस्ट यूज कर लें, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक कोई एक एंजाइम है, ये क्या है? एक बायो कैटलिस्ट है. इसका हमने यूज कर दिया इसमें. तो इस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम फ्रॉम द दिस NCERT बुक. ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें कि एंजाइम्स क्या होते हैं, हम इसमें रीड करते हैं. ऑल एंजाइम आर प्रोटीन. जितने भी एंजाइम हुए हैं वो क्या हैं? प्रोटीन्स हैं. जितने भी एंजाइम हैं वो सारे सारे के सारे आपके प्रोटीन हैं. और मोस्टली अगर हम बात करें कौन से प्रोटीन होते हैं, तो दैट आर द टर्सरी प्रोटीन्स. ठीक, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम. कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो बिहेव करते हैं एंजाइम्स के तरह, और उनको क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं. दे आर नोन एज दी राइबोजाइम्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. इनको हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं. उनको, उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? उन एंजाइम्स को कहा जाता है राइबोजाइम्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाई ए डायग्राम. जैसे हम प्रोटीन में बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइन में होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है. देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें कॉइलिंग हो जाती है. एंड टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें फर्दर और ज़्यादा कॉइलिंग होती है और फोल्ड्स बन जाते हैं, जिसके कारण क्रिस क्रॉस पैटर्न बनता है. और उस क्रिस क्रॉस पैटर्न में कुछ डिप्रेशंस होते हैं और कुछ क्रेविसेस एंड पॉकेट्स का फॉर्मेशंस होता है. और वही क्या होती हैं? आपकी एक्टिव साइट्स होती हैं. तो यही यहाँ पे लिखा होगा, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज़ अ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन. An enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure. When you look at the tertiary structures, you will notice that backbone of protein chain folds upon itself. अगर हम tertiary structure की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बैकबोन रहता है प्रोटीन चेन्स का, जैसे कि जो कि अमीनो एसिड्स हैं, वो आपस में फोल्ड हो जाते हैं और क्रिस क्रॉस पैटर्न में बन जाते हैं. हैंस मैनी क्रेविसेस एंड पॉकेट्स आर फॉर्म. इसलिए उसमें बहुत सारे क्रेविसेस एंड पॉकेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. और इन्हीं क्रेविसेस, जैसे ये है, ये है, ये है, तो क्रेविसेस एंड पॉकेट्स को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
An active site of an enzyme is a crevices or the pocket into which the substrate its weight. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है आपकी. व्हाट आर द एक्टिव साइट? एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम आर द क्रेविसेस और द पॉकेट्स इनटू विच इन सबस्ट्रेट फिट, जिसमें कि सबस्ट्रेट आपका फिट होता है. अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट कोई भी मॉलिक्यूल जिसका कि रिएक्शंस में प्रोडक्ट का, जिससे कि रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वही हमारा क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है. मीन्स जैसे अगर हमने एग्जांपल की बात की थी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो हेयर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट इज दी बाइकार्बोनेट. प्रोडक्ट क्या है? बाइकार्बोनेट है. तो सबस्ट्रेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मीन्स जो रिएक्शंस में आपके जाते हैं जो मॉलिक्यूल्स. दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शंस एट ए हाई रेट. तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव साइट की हेल्प से, इन एक्टिव साइट की हेल्प से ही रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से. तो अभी रेट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे इसके बाद. द एंजाइम कैटलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है नीट में कि एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है. तो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशंस. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट अ हाई टेम्परेचर. जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ये वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे इफिशिएंटली, अच्छे से वर्क कर सकते हैं. लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज था हमारे यहाँ पे, तो वो डैमेज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर्स पे. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो बायो कैटलिस्ट हैं वो हैं क्या? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है. और अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको दे देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएंगे. हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली live under extremely high temperature, hot vent sulfur springs are stable and retain their catalytic power even at a high temperature up to the 80 to 90 डिग्री सेल्सियस. अब हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में एक एंजाइम पढ़ा होगा जो आपका बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है वहाँ पे, ठीक, जो थर्मोकोगुलेज, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं इनसे हमें मिलता है, ठीक है. तो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हमें वो ऑब्टेन होता है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में वर्क करता है. तो यहीं पे हमारा क्या हो गया? एक विरोधाभास हमारे पास आ गया. हमारे पास ऊपर हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर को नहीं सह पाते हैं, लेकिन यहीं पे उसने एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो हॉट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं जैसे कि थर्मस एक्वाटिकस, उनके जो एंजाइम होते हैं वो अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन करके रखते हैं हायर टेम्परेचर पे अप टू 80 एंड 90 डिग्री सेल्सियस. और यही कारण है कि हम इस थर्मस एक्वाटिकस के ही एंजाइम को यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में. थर्मस स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. और जो थर्मल स्टेबिलिटी इस टाइप के जो एंजाइम होते हैं इन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को ही हम यूज करते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है? थर्मल स्टेबिलिटी उनमें होती है. नेक्स्ट व्हाट इज़ लेट्स वी नो अबाउट द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल से हमें पता चल रहा है BOH होल ट्वाइस H2SO4 BSO4 प्लस 2H2. तो ये हमारे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन. केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस. केमिकल कंपाउंड दो टाइप ऑफ चेंजेस में जाते हैं. फिजिकल चेंज होता है जो सिंपली रिफर होता है जब आपका शेप में चेंज होता है विदाउट ब्रेकिंग ए बॉन्ड, that is known as a physical processes. Another physical process is a change in the state of matter when ice melt into the water. जब ice melt होता है वाटर में तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गया, या फिर वाटर से गैसेस स्टेज में चले गया, ठीक, वेपर बन गया तो गैसेस स्टेज में चले गया. तो ये सब के सब क्या है? फिजिकल प्रोसेस हैं. व्हेन वाटर बिकम वेपर, ये भी आपका एग्जाम्पल क्या है? फिजिकल प्रोसेसेस का है. हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन, जब बॉन्ड्स आपके ब्रोकन होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? कोई बॉन्ड टूटेगा और कोई बॉन्ड बनेगा. जैसे BOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, तो इस रिएक्शन में कुछ BA और होल हाइड्रोक्साइड बॉन्ड आपका इससे टूटा होगा और तब जाके आपका BSO4 का फॉर्मेशन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल का
फॉर्मेशन हुआ होगा। इन एन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू द, ये आपके क्या थे, केमिकल रिएक्शन। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ तक आपकी बात होगी। सिमिलरली ए हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज ऑफ इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही आपका ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्च मॉलिक्यूल है और स्टार्च मॉलिक्यूल से आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, मोनोमरिक यूनिट है किसकी, स्टार्च की। ठीक, तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। अब हमने बात की थी रेट की, तो रेट क्या होता है, जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है, रेट क्या होता है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अगर रेट जहाँ पे भी आता है तो वहाँ पे अपॉन में आपका टाइम आएगा ही आएगा। ठीक, तो ए केमिकल प्रोसेस, रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, किसी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का रेट क्या होता है, रिफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इट कैन बी एक्सप्रेस एज, ये आपका यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, उसके हिसाब से इसको, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ पी अपॉन डेल्टा ऑफ टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स लिटिल चेंज इन द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ वेलोसिटी, रेट को हम वेलोसिटी भी कर सकते हैं अगर हम डायरेक्शन को भी मेंशन कर लें। रेट ऑफ ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर। मीन्स जो रेट होती है किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस होती है, और बहुत सारे अदर फैक्टर भी हैं। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इन आइदर डायरेक्शन। तो अगर हम टेम्परेचर में आपका 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज ला दें तो रिएक्शन आइदर डायरेक्शन में आपकी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो डबल हो जाता है आइदर डायरेक्शंस में। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर नीट और फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक, अगर हम बात करें कि किसी रिएक्शन का रेट अगर माना पहले ए था जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक, और बाद में हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके इसमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ले आए, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका जो रेट है वो 2 टाइम हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसको हम 30 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो इसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, A/2 हो जाएगा, 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, catalyzed reactions are processed at a catalyzed reactions processed rates vastly higher than that of the uncatalyzed one. ठीक, when enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same बट अनकैटलाइज द रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, ये बात कर रहा है कि अगर हम मतलब कैटलाइज का यूज़ नहीं करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन बहुत ही स्लोली चलेगी, और अगर हम उसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये मिलकर के आपका कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इन अब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। जब रिएक्शन में एंजाइम की एब्सेंस होती है तो ये रिएक्शन बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्बोनेट बीइंग फॉर्म इन एन हावर, मीन्स 1 घंटे में 1 हावर में आपके 200 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बनिक एसिड की, जब हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज द कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो अगर हम एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म में हमारा प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विद अबाउट द 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। जहाँ 1 घंटे में जब कार्बनिक एनहाइड्रेज नहीं था वहाँ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे बाइकार्बोनेट के फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वहीं अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज का यूज कर लें तो विद इन दी 1 सेकेंड, केवल 1 ही सेकेंड में
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही सेकंड में आपके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे बाइकार्बोनेट के, जब हम यूज़ करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का, तो वो कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 6 लाख मॉलिक्यूल आपके बना देगा एक ही सेकंड में, विद इन 1 सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि बायो कैटलिस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, और रेट ऑफ रिएक्शन को कितना ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। द एंजाइम हैज़ एसिलेटेड द रिएक्शन रेट अबाउट द 10 मिलियन टाइम। और इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना इंक्रीज हो गया है, 10 मिलियन टाइम इंक्रीज हो गया है। जहाँ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे बाइकार्बोन किसके, कार्बोनिक एसिड्स के, ठीक, वहीं आपके 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं अब आपके। द पावर ऑफ एंजाइम इज incredibly indeed. There are the thousands of type of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolical reaction. अब जैसे हमारे बॉडी में हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ऐसे ही पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कैटलिस्ट हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे एक लॉक एंड की मॉडल यहाँ पे आपका आएगा आगे, कि प्रत्येक प्रत्येक लॉक के लिए प्रत्येक की होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक उसी लॉक पे लगती है। तो वैसे ही हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो वो यूनिक होता है उस रिएक्शन के लिए, इसलिए वो पर्टिकुलर ही रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा। अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम यहाँ पे है, इसकी जगह कोई और एंजाइम लें, अनदर एंजाइम लें, तो ये रिएक्शंस आपकी नहीं होगी, क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शंस के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। तो यही ये कहना चाह रहा है, ठीक। A multi-step chemical reaction when each of steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme is called as metabolical pathway. तो एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन जहाँ पे कि स्टेप आपके कैटलाइज होते हैं सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा या डिफरेंट एंजाइम के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिकल पाथवे कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में हमने पढ़ा होगा, ठीक, इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म में। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके पायरुविक एसिड बनाता है, उसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है और वाटर बनाता है। तो ये आपकी क्या है, 10 स्टेप प्रोसेस आपकी इज एक्चुअली ए मेटाबॉलिकल पाथवे इन विच द ग्लूकोज बिकम ए पायरुविक एसिड थ्रू द 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज द मेटाबॉलिकल रिएक्शंस। व्हेन यू स्टडी respiration in chapter 14, you will study these reactions. At this stage, you will should know that this very metabolical pathway with 1 or the 2 additional reaction give rise to the variety of metabolical end products. In our skeletal muscles undergo the anaerobic conditions, lactic acid is formed under the normal aerobic condition, वाइल नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का फैट आपका क्या होता है, एनारोबिकली होता है, तो उस दौरान लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब ये एरोबिक फैट होता है तो उस दौरान पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इन यीस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, और यीस्ट में फर्मेंटेशन के दौरान सेम पाथवे चलता है, जिसके कारण कि इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है जो एल्कोहल है। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।